हम जिंदगी खो दिए थे कि हमारा अब हो नहीं सकता कुछ। मेरा हाथ लग गया, मैं बहुत खुश हूँ। जब हमारे को ये कहा गया कि हम इनके हैंड्स भी लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा वो शॉकिंग था हमारे लिए, क्योंकि उन्हीं आंखों से मुझे राखी बांधते आए थे। ऐसा नहीं है कि बिजली की तार की तरह के एकदम लगा दिया और जल भी गए। हैंड को फंक्शन को आने में, स्टार्ट होने में 6 से 8 महीने लगेगा। अगर एक भी टेस्ट अगर नहीं मैच करता तो बड़ा मुश्किल था इस चीज़ के लिए। हमारे लिए भगवान है वो। किसी की जान बचा सकते हैं, इससे अच्छा और क्या बात हो सकती है। मेरे साथ इस वक्त डोनर परिवार मौजूद है, जिनकी वजह से जो पेशेंट है उनको नई ज़िंदगी मिली, दोनों हाथ मिल गए। बेहद भावुक करने वाला क्षण ये इस परिवार के लिए भी है। आपने मीना मेहता जी, जो आपकी बुआ जी, आपकी बहन, उनको ज़रूर खो दिया, लेकिन आज उन्होंने नया जीवन दे दिया। दोनों हाथ उनके एक दूसरे शख्स की ज़िंदगी को नए रूप देने में काम आ गए। आपके लिए ये कैसा, बहुत इमोशनल मोमेंट है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इमोशनल भी है और हमारे को हर वक्त ऐसे लगता है वो जैसे हमने उनके हाथ देखे हैं हमारे बीच में ही हैं। वो चाहती थी कि मेरे ऑर्गन डोनेट हों और आगे सबके लिए भी बोलती थी ऐसे ही करना चाहिए ताकि हम किसी के काम आ सकें। हमारे शरीर भी तो काम आ सकते हैं ना किसी से। हम जब कहते थे हमारे शरीर काम नहीं आता, कहते नहीं, जो हमारे अंदर है सब कुछ वो हम डोनेट कर सकते हैं, ऑर्गन है हमारे, अगर वो किसी के काम आ जाएं तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। ये जीवन दान ही है, खुशियों में रंग भरने के लिए। ऑर्गन डोनेशन जो कि भारत में बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मीना मेहता जी हमेशा से यही चाहती थी कि उनका ऑर्गन डोनेट हो। पहले से वो ये इच्छा जाहिर करती रही हैं। हमेशा से वो यही बोलती थी। वो बहुत, मेरा नाम दिव्या है, वो हमारी बुआ जी थी और वो हमेशा ही ये बात बोलती थी। वो बहुत समाज सेवा में थी, उन्होंने बहुत NGO भी बनाए हुए थे जिसमें वो काम करती थी और इसके लिए तो वो बहुत बोलती थी कि जैसे ही मैं जाऊंगी कि तुम लोगों को ये बात याद रखनी है कि मेरे ऑर्गन डोनेट करने हैं, जो भी मैं डोनेट कर सकूं वो सब करना है तुमको। और एक उनका गाना था फेवरेट, रहे ना रहे हम। बेहद भावुक करने वाला क्षण ये परिवार के लिए है जब आपने मीना जी के ऑर्गन डोनेटेड देखे और देखा कि वो इस्तेमाल हो गए हैं, किसी शख्स को नई ज़िंदगी भी दी है। दोनों हाथ जिनके नहीं थे वो दोनों हाथ इस्तेमाल हो गए हैं। क्या कुछ आपके मन में चल रहा है? ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है हमारे लिए। लग ही नहीं रहा कि वो हमारे बीच नहीं है, बट इट फील्स लाइक कि वो हम यहीं कहीं हैं और उनकी एक जान की वजह से 4 जानें और बची हैं, जैसे उनका कॉर्निया, उनकी किडनी, उनका लिवर और उनके हैंड्स। ये सब जो है उन्होंने डोनेट करे और उनकी वजह से 4 जानें बची। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ डोनेट योर ऑर्गन्स, ताकि आप अपनी तरफ से कम 1 नहीं 2-3 जान आप आराम से बचा सकते हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी ऑन दिस प्लैनेट, स्पेशली इंडिया में, कि आप अपने ऑर्गन डोनेट करें और उसको बढ़ावा दें ताकि 1 घर, 2 घर, 4 घर में जो भी कमी है वो पूरी हो सके और वो लोग जो हैं अपना एक नया जीवन दान पा सके। एंड वी आर वेरी, मेरी बुआ जी लगती थी वो। हाँ जी। और आपकी बहन ने जाते जाते सशक्त करने का काम किया। जो आपकी भावनाएं हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। समझ आ रहा है कि आपके मन में क्या कुछ चल रहा है। आप उन तमाम दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी जो कहीं ना कहीं इस आस में बैठे रहते हैं लेकिन उन्हें ऑर्गन मिल नहीं पाता है? मैं तो यही कहूँगी कि सबको ही डोनेट ये ऑर्गन जरूर करने चाहिए। ये हमारा शरीर किस काम आएगा? अगर हम ऑर्गन डोनेट कर देंगे तो किसी का भलाई का काम हो जाएगा, किसी की ज़िंदगी बच जाएगी, वो आगे अपने लिए भी कुछ कर सकेगा, उनके घर में भी दिवाली आ जाएगी, किसी की जान बचा सकते हैं। इससे अच्छा और क्या बात हो सकती है। हम तो कहते हैं ज़रूर ये काम करना चाहिए, ऑर्गन ज़रूर देना चाहिए, किसी के काम आए, किसी की भलाई हो जाए, किसी का घर चल जाए, किसी के बच्चे खुश हो जाएं, किसी के माँ बाप खुश हो जाएं, किसी की पत्नी। ये डोनेट करना बहुत ज़रूरी है। हम भी चाहते हैं कि कभी हमारा भी ऐसा कोई टाइम आया तो हम भी अपने डोनेट कर सके ऑर्गन अपने, जैसे हमारे सिस्टर ने करके दिखाया है हमारे को। जब वो कहती थी और उसने तो करके ही दिखाया है। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आज ही हमारे बीच है, वो कहीं दूर नहीं है। आज भी जब इनके हैंड से हम देखेंगे ऐसे लगता है हमारे आसपास ही कहीं नहीं गई है, वो ये नज़दीक ही है हमारे।
क्या उम्र थी मीना जी की, और जैसे कि बताया गया कि वो पेशे से प्रिंसिपल थी? जी वो प्रिंसिपल थी, वाइस प्रिंसिपल थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, सॉलिड थी। मीना मेहता जी उनका नाम था। वो इंडिपेंडेंट रही हैं और उन्होंने सब कुछ अपने लिए ही करा, और जो हम परिवार थे उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार से उन्होंने हमें जीवन भर यही सिखाया कि यू नीड टू हेल्प पीपल, यू नीड टू केयर फॉर इट, और सबके लिए आपको जो कुछ आपसे बन पड़े वो ज़रूर करें, और वो उन्होंने करके भी दिखाया। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर फैमिली मेम्बर कि उन्होंने ये किया, और मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे बुजुर्ग और मेरे बड़े ऐसे हैं जिन्होंने ये एग्जाम्पल सेट करे हैं। तो आई वुड लव टू डोनेट माई ऑर्गन्स, एंड मैं सबको दोबारा बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगा। जी मीना जी के और भी रिलेटिव नेफ्यू हैं हमारे साथ में, उनसे भी बात करते हैं। सर, जैसे कि बताया कि वो वाइस प्रिंसिपल भी थी, क्या हुआ अचानक उनकी तबीयत के साथ में, किस सर्कमस्टांसेस में जो सिचुएशन है वो पहुंच गई? उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, वो ना गिर गए थे अपने फ्लैट में, तो सिर के बल वो गिरे, तो उसकी वजह से उनका ब्रेन हेमरेज हो गया। तो जैसे हमें पता लगा हम लोग उनको लेके यहाँ गंगाराम में आए, तो उनकी जब यहाँ हम लाए तो मैं एक दिन के बाद उन्होंने बताया कि ये ब्रेन डेड हो गया है, तो ये रिकवरी नहीं। करीबन कितने दिनों का उनका यहाँ इलाज चला? यहाँ टोटल उनका 3 डेज रहे हैं। वो 15 को हम लाए थे, 15 ऑफ जैन को, 18 जैन को तक यहाँ रहे। 19 जैन को उन्होंने इनको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया। तो उनकी इच्छा थी कि भाई उनके ऑर्गन्स को डोनेट किया जाए, तो उनकी इच्छा को रखते हुए भी हमने भी कंसेंट दे दिया कि ठीक है ऑर्गन डोनेट्स करने। हमने गंगाराम वालों ने भी पूरा सहयोग किया। जब हमारे को ये कहा गया कि हम इनके हैंड्स भी लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा वो शॉकिंग था हमारे लिए। कौन कौन से ऑर्गन्स उनके बाकी पेशेंट्स को या दूसरे लोगों को मदद करने के लिए दिए गए हैं? उनकी आइज़ भी ली गई हैं, लीवर भी लिया गया, किडनी भी ली गई हैं, और हैंड्स भी लिए गए हैं। 4 लोगों की ज़िंदगी बची है। और जो उनके हैंड्स का था वो बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि वो विजिबल हैं। इंटरनल ऑर्गन्स तो फिर भी आपको दिखते नहीं है, तो बॉडी में इतनी आपको लगता नहीं है, लेकिन वो एक विजिबल था। और थोड़ा सा ये था कि कटवाना हाथों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, लेकिन हमने क्योंकि उनकी इच्छा थी ऑर्गन डोनेट करने की, हमने भी थोड़ा सा अपने आप को हार्ड रखा और हमने कंसेंट दे दिया। आज खुशी हो रही है देख के कि उनके हाथ जो हैं किसी को लग गए हैं और वो फैमिली अब काम कर पाएंगे, नॉर्मल अपनी लाइफ जी पाएंगे। तो मैं ये कहूँगा डिसीजन टफ है, लेकिन वो आपको ना 1 दिन या 2 दिन आपको तंग करेगा, लेकिन जब उनके हाथ किसी को लग जाएंगे वो पूरा जीवन उसका बदल जाएगा। तो यदि ये टफ डिसीजन लेना भी पड़े किसी को लाइफ में, जैसे हमारे को हुआ, बहुत मुश्किल हुई थी, तो प्लीज़ आप लोग टफ डिसीजन लें और ऑर्गन्स को डोनेट करें। किसी ना किसी की लाइफ बचेगी, कहीं ना कहीं आपको उनकी दुआएं मिलेंगी, ऊपर उनको भी शांति मिलेगी और हमारे परिवार को भी बड़ा सुख देखने को मिल रहा है, सुखद अनुभव है। आपने जब उनके हाथ देखे, कहीं ना कहीं ये महसूस किया कि वही मीना जी ही हैं? वो जो हाथ थे वो टच करके बड़ा मतलब अपने आप को अच्छा लगा, क्योंकि वो उन्हीं हाथों से मुझे राखी बांधते आए थे। तो उस टाइम उसको कटवाने का डिसीजन देना बड़ा टफ था, लेकिन आज अच्छा लग रहा है कि उनके हाथ किसी के काम आ रहे हैं। देखिए, बहुत भावुक भी हैं, धीमी सी मुस्कान भी है, क्योंकि ये गौरवान्वित करने वाला क्षण इस पूरे परिवार के लिए है, जिनमें मीना मेहता जी जिस परिवार का हिस्सा थी। 4 लोगों की जान बचाई है मीना जी ने। ना सिर्फ हाथ बल्कि आँखें, लिवर, ऐसे तमाम ऑर्गन्स भी उनके इस्तेमाल किए गए हैं। जाहिर तौर पर मिसाल कायम करने वाली ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं सर गंगाराम अस्पताल से। मेरे साथ इस वक्त रेसिपेंट का परिवार मौजूद है। वो शख्स जिन्हें मीना जी के हाथ दिए गए दान में, वो परिवार मेरे साथ मौजूद है। और बेहद भावुक करने वाला क्षण इस परिवार के लिए भी है, जो पूरी उम्मीद और आस खो बैठे थे। आपके पिताजी को ऑर्गन डोनेट हुए, दोनों हाथ उनके लगा दिए गए हैं, बहुत अच्छी फीलिंग उनको आ रही है, एल्बो के नीचे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्या कुछ आपके मन में इस वक्त चल रहा है? देखिए, अभी इस टाइम तो बयां करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें बहुत खुशी है और साथ में मतलब बड़ा ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ के हॉस्पिटल्स का, गंगाराम हॉस्पिटल का। लेकिन देखा जाए तो अगर मीना गुप्ता जी अगर ये सब चीज़ ना अपना डोनेट करती, हैंड डोनेट ना करती, तो ये सक्सेसफुली नहीं हो पाता। मैं थैंकफुल करना चाहूँगा मीना गुप्ता जी को, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके हाथ लाइव हैं, और उनकी फैमिली मेम्बर्स का, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो पाया। गंगाराम हॉस्पिटल ने भी बड़ा सहयोग करा और डॉक्टर महेश मंगल, उनकी टीम ने भी बड़ा अच्छा सहयोग किया, और ये जितना भी इलाज हुआ सारा मुफ्त हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगा कि लोगों से कि अपना अंग डोनेट करें, ताकि दूसरा इसका उपयोग ले सके और अपनी लाइफ को अच्छा सा बना सके।
पिताजी के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या हुआ था हादसा? कैसे उनके हाथ, दोनों हाथ चले गए थे? कब हुआ था हादसा? 2020 में ट्रेन एक्सीडेंट में उनका हाथ कट गया था दोनों, और फिर उसके बाद तो लाइफ बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि कुछ भी रोज़मर्रा के काम के लिए एक दूसरे इंसान पे डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन आज होपफुली सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं और उनके दोनों हाथ कटे हुए थे जो आज वो जुड़ गए हैं। ये सब हुआ मीना गुप्ता जी की वजह से, जिन्होंने किया। 2020 में हादसा हुआ और 2024 में उनको दोनों हाथ मिल गए। ये कांटेक्ट कैसे हो पाया इस दौरान? मुझे पता चला कि गंगाराम हॉस्पिटल में कैंप लगा हुआ है हैंड डोनेट का और आर्टिफिशियल हैंड का। हम आए तो हैंड आर्टिफिशियल हैंड के लिए, लेकिन हमें पता चला कि हैंड डोनेट होना भी यहाँ पे और लगाना भी पॉसिबल है। और फिर हम डॉक्टर्स के टच में रहे, जिसकी वजह से फिर हमें आगे उन्होंने बताया कि आप करवा सकते हैं, और जितना भी ये ऑपरेशन का खर्चा था ये सब गंगाराम ने अपना उठाया। यानी डॉक्टर्स से कांटेक्ट के बाद आप कहीं ना कहीं मैच का इंतज़ार कर रहे हैं? देखिए, ये सब चीज़ें ना आसान नहीं है, क्योंकि जितने भी टेस्ट वगैरह हैं वो अगर एक भी रिजेक्शन होता है तो बड़ा मुश्किल होता है, फिर वो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है नए पेशेंट्स के साथ। लेकिन मेरे पिताजी की किस्मत इतनी अच्छी थी कि ये सारे टेस्ट एकदम अच्छे रहे, जिसकी वजह से वो हैंड ट्रांसप्लांट हो पाया। अगर एक भी टेस्ट अगर नहीं मैच करता तो बड़ा मुश्किल था इस चीज़ के लिए। भावुक करने वाला क्षण बहुत ज़्यादा आपके लिए भी। आपके पति, जब आपने 2020 में वो हादसा देखा, वो दिन भी आपको आज याद आ रहा होगा, और आज का दिन भी है जब उन्हें वापस हाथ मिल गए। कहीं ना कहीं डॉक्टरी का एक चमत्कार। बहुत अच्छा लगा। मीना जी के शुक्रगुजार हैं कि उनके वजह से हमारे आदमी के हाथ लग गया। बड़ी खुशी की बात है, और गंगाराम हॉस्पिटल के भी खुशी की बात है कि हमारे मदद करे। मुझे अच्छा लगा। बस उम्मीद थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? देखिए, जहाँ तक देखा जाए तो हैंड अगर किसी का अंग भंग हो जाता है और रियल चीज़ उसमें लगाई जाए, रियल मतलब डोनेशन में लगाया जाए, तो बड़ा मुश्किल होता है कि वर्क कर पाए वो। लेकिन जब मुझे पता चला कि हैंड ट्रांसप्लांट हो रहा है और वो अच्छा सक्सेसफुली है उसका रेशो, तो हाँ, होपफुली ये सक्सेसफुल है, और ये गंगाराम हॉस्पिटल की वजह से ही हो पाया है। गंगाराम अस्पताल में हम हैं, आप बहुत भावुक नज़र आ रही हैं। खुशी के आंसू? अब खुशी के आंसू है। बहुत खुश हूँ मैं। आज मेरे देवर का हाथ मिल गई, बहुत खुश हो गए। इनकी बड़े भाई की इनकी हाथ कटी थी, इनकी हाथ कट चुकी थी, कि मेरा भाई की कट गई, मेरी कट गई। बहुत खुश है आज हम। अब जब आपने उनके हाथ देखे हैं जो वापस आ गए हैं, वो दिन याद आ रहा है हादसे का, और आज का दिन याद आ रहा है, तो कैसा अब प्रतीत हो रहा है, कैसा नज़र आ रहा है? बहुत खुशी की बात है। बहुत पूरी गंगाराम वाले डॉक्टर को पूरा धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत अच्छी खुशी मिल रही है हमारे को। मीना जी का परिवार बहुत भावुक हुआ, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत हमारे लिए भगवान है वो, हमारे लिए भगवान है बहुत। हमारे लिए जो हमारे घर में भी मंदिर है, वहाँ दुर्गा जी का मंदिर है। हाँ, मेरे सगे भाई, उनकी बड़ी कृपा है। ऐसा जो मेरा भाई का दामन खाली था भर गया, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए जीवन में कुछ नहीं हो सकता। हमारे पूर्वजों का पुण्य प्रताप, गंगाराम जी का ये बड़ा एहसान कभी नहीं। जब भाई से आपकी बात हुई, भाई ने बताया कि ऐसे ऐसे जो प्रोसीजर है वो डॉक्टर्स का चल रहा है, किस तरह से आपका समर्थन रहा? समर्थन ये रहा कि डॉक्टर साहब ने हमें बोला था कि एक बार हमें दिखाओ। हमने ले आके दिखाया, उन्होंने बोला हम इसका कर सकते हैं और तुम सहयोग करो। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन हमें उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये चमत्कार हुआ। कितने दिनों में ये पूरा जो प्रोसेस है हुआ? कब आपको डॉक्टर्स ने बताया कि उम्मीद है, और उसके कितने दिनों बाद उनका आपको कॉल आ गया कि मैच मिल गया? वो 1-1.5 महीने से ये सब लगे हुए थे, और जैसे कैडेवर मिला उन्होंने तुरंत बोला कि नहीं अब तुम ले आओ, और ऐसे हम अब करेंगे, ट्रांसप्लांट की तैयारी करेंगे। फिर हमने जल्दी से फटाफट भाई को यहीं से ले आया, सब एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद में सारा प्रोसीजर शुरू हो गया, और इसके बाद में ये सब कामयाबी मिली। बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। कि वो रेसिपेंट का परिवार, खुशी के आंसू उनके नज़र आ रहे हैं, जिनके भाई के दोनों हाथ जा चुके थे, कट चुके थे किसी हादसे में। उन्हें अब वापस दोनों हाथ मिल गए हैं और डॉक्टर्स के अनुसार प्रॉपरली रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं।
मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर महेश मंगल जी, चेयरमैन प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट, जिनकी पूरी टीम ने इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया और कामयाबी दिलाई। सर, सबसे पहले तो तमाम दर्शक जो देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित महसूस कर रहे हैं ऑर्गन डोनेशन को लेकर भी, और सबसे पहले आप लोगों को शुभकामनाएं। थैंक यू। बेसिकली क्या है कि ये जो हैंड ट्रांसप्लांट है वो अभी इतना कॉमन नहीं है जितना कि और ऑर्गन्स हैं, और पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में तो हैंड ट्रांसप्लांट हुआ ही नहीं था, बायलेटरल हैंड ट्रांसप्लांट। तो हमारा एक ड्रीम था कि जब से ये हैंड ट्रांसप्लांट होने लगे हैं वर्ल्ड में और इंडिया में भी कुछ हुए हैं, कि भाई हम नॉर्थ इंडिया में हमारे हॉस्पिटल के अंदर हम हैंड ट्रांसप्लांट करें। इसके लिए हमने परमिशन दिल्ली गवर्नमेंट से ली, उसमें थोड़ा वक्त लगा, और परमिशन के बाद हम ढूंढ रहे थे कि किसके हाथ लगाए जाएं और किसके हाथ लिए जाएं। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज था कि ढूंढना भी और लगाने वाला जो डोनेट कर सके उसका भी, क्योंकि क्या होता है कि हैंड डोनेशन इतना कॉमन अभी इंडिया में, इंडिया में इतना हैंड डोनेशन कॉमन नहीं है बेसिकली। तो हम लोग देख रहे थे, काफ़ी तलाश में थे इधर उधर, जहाँ कहीं भी हम अपने अप्रोच से कोशिश कर रहे थे, पर हमारे पास जो रेसिपिएंट है जिनको लगाना था उनकी हमारे पास लिस्ट हमने बनाई और उनका हमने वर्कआउट किया कि भाई कितना ब्लड ग्रुप है, टिश्यू मैचिंग क्या है, किस तरह से है, कितनी लंबाई, कितना हाथ बिलो एल्बो चाहिए, अबव एल्बो चाहिए। तो सर, हम चैलेंजेस की बात करें उससे पहले आप ये जानकारी दे सकते हैं कि कितने डॉक्टर्स की टीम ने जो पूरा ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली परफॉर्म किया ये बायलैटरल सर्जरी? बेसिकली क्या होता है, ऑपरेशन में सर्जन्स होते हैं और एनेस्थेटिस्ट होते हैं। तो टोटल हमारी कम से कम 12 लोगों की टीम थी जिन्होंने ये ऑपरेशन को अंजाम दिया, एनेस्थेटिस्ट को मिलाकर के। और उसके साथ साथ हमारे टेक्निकल स्टाफ होता है ओटी के अंदर, वो भी होता है, कम से कम 6 टेक्निकल स्टाफ थे जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और इस ऑपरेशन में हमें 10 से 12 घंटे लग गए इसको। यानी 10 से 12 घंटे लगातार आप लोगों को, आपकी पूरी टीम को लगातार लग गए काम करने। क्योंकि क्या होता है कि 2 ऑपरेशन थिएटर में काम चलता है और दोनों हाथ लगाने हैं तो 2 टीमें चाहिए। तो जिस पेशेंट को हमने लगाना है वो एक ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होता है उसका, और जिसके निकालने हैं वो दूसरे ऑपरेशन थिएटर में होता है। तो सबसे पहले टीम हमारी जिनका निकालना है उनका हाथ निकालती है, फिर उसको पार्ट को देखती है कि भाई कितना पार्ट चाहिए उसको हमने पहले से प्लान किया होता है कि भाई कहाँ से एल्बो के ऊपर है, एल्बो के नीचे। पर्टिकुलरली इस केस में हमारा एल्बो के ऊपर था, तो कहाँ से कितनी स्ट्रक्चर्स हमको चाहिए, कितनी लंबी स्ट्रक्चर चाहिए, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हमें जोड़नी है, वो सारा प्लानिंग हमें पहले से ही करके रखना पड़ता। उसी तरीके से वो स्ट्रक्चर्स को हमें निकाल के रखना पड़ता। जैसे कि आप सभी डॉक्टर्स बता रहे थे कि सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर टाइम को लेकर था, टाइम कंस्ट्रेंट था। 4 से 5 घंटे का ही टाइम था जब हाथ निकालने भी थे और जोड़ने भी थे, उसको लेकर कुछ बताइए। बेसिकली क्या होता है कि ये सब प्लानिंग ना हमें अपनी पहले से ही मेंटल प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि टाइम एक बार आप लग जाओगे तो आपको टाइम का पता भी नहीं लगता है कि आप कितना टाइम यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो हमारा पूरा प्लानिंग उस तरह से है कि भाई कौन टीम मेंबर निकालेगा, कौन करेगा, किस तरह से करेगा, किस तरह से लेना है, किस तरह से लगाना है, किस तरह। कितने टीम मेंबर्स रहे जो निकालने वाली टीम में थे डॉक्टर्स के, और वो कौन कौन से डिपार्टमेंट के रहे, और जहाँ रेसिपिएंट को दिया गया वो कौन कौन से डिपार्टमेंट? 4 लोग रेसिपिएंट और लगाने वाले टीम मेंबर्स बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी और ऑर्थोपेडिक ही होती है, क्योंकि ऑर्थोपेडिक को वो बोन काटना पड़ता है और बोन को फिर लगाना पड़ता है, जो ज्वाइन करना पड़ता है। बाकी मेन काम फिर प्लास्टिक सर्जन का रहता है। तो एक हमारी टीम में ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है और 2 प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं। तो हमारी जो लगाने वाली टीम थी उसके अंदर भी 5 डॉक्टर्स थे, और जो नीचे जिसके हाथ लगाया उसमें भी हमारे 5 सीनियर डॉक्टर्स थे, बाकी हमारे और जूनियर डॉक्टर्स थे। जिस तरह से आपने सिंप्लीफाई करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये ऐसा नहीं है कि बिजली का तार है लगा दिया और बल्ब जल गया, तो अगर हम इसमें बात करें किस तरह से नर्व्स इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, कैसे उसे ब्रेन से कनेक्ट करने का जो पूरा प्रोसीजर और जो तकनीकी थी वो कितना ज़्यादा जटिल था? देखिए क्या होता है कि किसी भी हमारे जो फंक्शनल पार्ट होता है ना, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ब्लड सप्लाई, क्योंकि जब तक ब्लड सप्लाई नहीं होगी तब तक वो पार्ट जिंदा रहेगा ही नहीं, तो एक इम्पॉर्टेंट है। पर उसका जो ब्लड सप्लाई हम एस्टेब्लिश करते हैं वो एक बार 5 से 7 दिन में ब्लड सप्लाई एस्टेब्लिश हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो हाथ एटलीस्ट जिंदा रहेगा। दूसरा काम होता है कि उस हाथ को या किसी भी पार्ट को काम करना, वो डिपेंड करता है आपकी जो मसल्स होती हैं उसके ऊपर, और मसल्स को जो हमें सिग्नल देता है वो हमारी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से कनेक्टेड रहती है। तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब हम जोड़ते हैं, नर्व्स को जोड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिजली के तार की तरह कि एकदम लगा दिया और जल मिल जाए। तो इसमें क्या होता है कि नर्व की जो रिकवरी होती है
नर्व की जो ग्रोथ होती है वो 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से ग्रोथ होती है। तो हमें देखना पड़ता है कि हमने किस लेवल के ऊपर नर्व की, सपोज हमने एल्बो के ऊपर रिपेयर करी है तो हमारे हाथ तक आने में वो कम से कम 6 से 8 महीने लग जाएगा। तो इसीलिए इस पेशेंट में क्या होता है कि अभी एल्बो तो इसमें आ गई है, एल्बो तो ये अपना मोड़ सकता है और सीधा भी कर सकता है, लेकिन अभी हैंड को फंक्शन को आने में, स्टार्ट होने में 6 से 8 महीने लगेगा और 1 से 1.5 साल में ये अपना रीजनेबल फंक्शन, मतलब अराउंड 70% फंक्शन अचीव कर लेगा, जिससे कि ये अपनी रूटीन के अपने काम कर सकता है और कुछ इस तरह का प्रोफेशन कर सकता है जो ये उन हाथों से कर पाए। अभी कितना वक्त हो गया है सर इस सर्जरी को परफॉर्म करे हुए, क्योंकि आज आप उन्हें डिस्चार्ज करने जा रहे हैं? 6 वीक्स हो गए हैं ऑपरेशन को। और जब तक उनका एल्बो रिस्पॉन्ड करा है उसमें कितना टाइम लगा सर्जरी के बाद? 4 हफ्ते। 4 हफ्ते के बाद वो एल्बो रिस्पॉन्ड करने लगे। 4 हफ्ते के बाद अब वो इजीली रिस्पॉन्ड करना है? जी, एल्बो को चला लेता है अभी अपने आप। सर इसमें मैंने देखा कि जो दोनों की एज है उसमें भी फ़र्क है, तो एज कितना बड़ा फैक्टर आप लोगों के लिए रहा? एज कोई बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भाई 80 ईयर्स का ओल्ड, क्योंकि उसके हाथ में स्किन का जो टेक्सचर है या स्किन का जो है वो बहुत ओल्ड एज की तरह हो जाता है। पर 60 ईयर्स की एज थी तो मैचिंग इसकी ठीक थी, जहाँ लेंथ वाइज और कलर किसकी, इसकी 40 ईयर्स के करीब है एज। तो 40 साल के व्यक्ति को 60 साल के व्यक्ति का हाथ लगे तो वो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम होती है बेसिकली, चाहे मेल हो फीमेल हो एज हो, आपकी भी स्ट्रक्चर सेम है। और मेल हो फीमेल के हाथ लगे उसमें भी कोई दिक्कत? कोई अंतर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो लगा सकते हैं जैसे हमने लगाया है। और मैंने देखा क्योंकि पेशेंट को बहुत खूबसूरती से हाथ लगे हैं, ऐसा पता नहीं चल रहा है कि सर्जरी भी परफॉर्म हो गई है। नहीं, वो थोड़ा पता तो लगता है यदि आप गौर से देखें तो, हाँ पता तो लगता है, क्योंकि जहाँ हाथों का जॉइंट है वहाँ थोड़ा देखेंगे तो निशान होते हैं सर्जरी के, पर वो कोई मैटर नहीं करता। बेसिकली इम्पोर्टेंट है कि भाई उसके दोनों हाथ दोबारा से लौट आए, और आई थिंक उससे बड़ी और कोई खुशी की बात मरीज के लिए नहीं हो सकती कि भाई जिसने अपने दोनों हाथ खो दिए और वो टोटली अपने किसी भी काम के लिए टोटली डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, तो वो कम से कम अपना काम अपने आप कर पाएगा। सर कब तक हम ये एक्सपेक्ट करें या कब तक पेशेंट एक्सपेक्ट करे कि उनका हाथ पूरी तरह से परफॉर्म करने लगेगा एक आम इंसान की तरह? 1 से 1.5 साल, 1 से 1.5 साल लगेगा जी। इस दौरान लगातार उनके चेकअप्स और मॉनिटरिंग रहेगी? मॉनिटरिंग बेसिकली कोई भी ट्रांसप्लांट पेशेंट है उनकी मॉनिटरिंग रेगुलरली होती है, और इसमें स्पेशली क्योंकि हाथ है तो उसकी फिजियोथेरेपी रहती है, तो वो चलेगी 1 से 1.5 साल तक जी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए बेहद काबिल डॉक्टर्स की टीम सर गंगाराम अस्पताल में, जिन्होंने करीबन 12 घंटे लगातार इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया, बायलैटरल सर्जरी। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये उत्तर भारत की या कहे दिल्ली की पहली सफल बायलैटरल हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी है, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत परफॉर्म किया गया और सफल भी किया गया। मेरे साथ वो तमाम डॉक्टर्स की टीम मौजूद है जिन्होंने सफल बायलैटरल हैंड ट्रांसप्लांट की है, सर्जरी की है। एक शख्स को नया जीवन दिया है, जो दोनों हाथ खो बैठे थे उनके दोनों हाथ अब वापस आ गए हैं। डॉक्टर्स से जानते हैं कि क्या कुछ इसके पीछे उनको चुनौतियां मिली और कैसे उन्होंने इस पूरी सर्जरी को परफॉर्म किया। एक एक करके सबसे हम बात करते हैं। सर आपका नाम और किस तरह के चैलेंजेस आपको सबसे पहले फेस हुए? देखिए मैं डॉक्टर विनीत धवन हूँ, मैं एनेस्थीसिया में था इस टीम में, और इसमें सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट का, और हमने इम्यूनोसप्रेशन उसको ड्यूरिंग सर्जरी ही शुरू करनी होती है, तो हमें ब्लड साथ साथ देना था ताकि ब्लड प्रेशर बना रहे। और जैसे ही सर रिवैस्कुलराइज करें, हाथ जो हैं एकदम से ब्लड वेसल पेशेंट के हाथ से उनके नए जुड़े हुए हाथ में शुरू हो जाए। एनेस्थीसिया बेहद पेचीदा और बहुत मुश्किल एक कहें कि सर्जरी का हिस्सा होता है, तो एनेस्थीसिया जब दे रहे थे तो क्या कुछ बातें आपको इसमें खास तौर पर ध्यान रखनी पड़ी? देखिए हम इसमें पहले देखते हैं कि मरीज़ की बेसिक शरीर की हालत कैसी है, क्या वो इतने बड़े ऑपरेशन को झेल भी पाएंगे। जिस हिसाब से ये पेशेंट ठीक थे, किसी भी ट्रांसप्लांट प्रोसीजर से पहले वो देखा जाता है, फिर उनकी मैचिंग होती है जो ऑर्गन हम ले रहे हैं, और उसके बाद शरीर की इम्यूनिटी को दबाया जाता है ताकि उनका शरीर किसी बाहर के शरीर की चीज़ को ले सके। प्लस क्योंकि यहाँ पे बहुत मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं जिसके बारे में सर आपको बताएंगे, उन दोनों का कनेक्शन ठीक रहे, ब्लड प्रेशर शरीर पेशेंट का बना रहे, खून बहता भी बहुत है उसमें, तो इन सभी बातों का हमें उसमें ध्यान रखना होता है।
जैसे कि बात हो रही है ब्लड वेसल्स की, खून बहता बहुत है, टेम्परेचर बॉडी का, वो सारे चैलेंजेस आप लोगों ने किस तरह से ओवरकम किए? मैं डॉक्टर भीम नंदा हूँ, सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जरी सर गंगाराम हॉस्पिटल। जैसे मैंने बताया कि इसमें किस लेवल पे आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, कलाई के लेवल पे कर रहे हैं, कोनी के लेवल पे कर रहे हैं, बीच में, उसी हिसाब से हमें ब्लड वेसल जोड़ने पड़ते हैं। तो जैसे हमने इन पेशेंट्स में कोनी के ऊपर किया है, तो यहाँ मेजर वेसल होती है, ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं, बहुत बड़ी वेसल है, तो उसको हम जोड़ते हैं और बाकी खून जिससे वापस जाता है शरीर में उनको जोड़ना पड़ता है। तो जब हम जैसे ही खून का दौरा छोड़ते हैं इन हाथों में तो एकदम ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसके लिए इन्होंने एनेस्थेटिस्ट ने बताया कि इनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ब्लड एकदम रेडी होना चाहिए, क्योंकि तो पेशेंट इन पेशेंट के साथ जो स्थिति है वो कैसी थी? क्या इनका ब्लड लॉस भी उस वक्त ज़्यादा था? उसको कैसे कंट्रोल किया गया? ब्लड लॉस होता है इसमें। जैसे जब भी हम कोई अंग जोड़ते हैं, जैसे ही खून का दौरा चालू करते हैं उसमें ब्लीडिंग होती है, क्योंकि नेचुरल हाथ में बहुत नसें होती हैं। रीइम्प्लांट में या ट्रांसप्लांट सर्जरी में हम जैसे 6-7 नसें जोड़ते हैं, लेकिन नसें तो भगवान ने बहुत दी हैं, सारी नसें बहती हैं, तो हमें फटाफट एक एक करके बांधनी पड़ती हैं। कितनी नसें, अगर हम मोटा मोटा समझा सकें दर्शकों को कि क्या पेचीदगी होती है, तो कितनी नसों को इसमें जोड़ा गया और कितना वक्त इसमें लग गया? इसमें जैसे हमने करीब शाम के 7:30-8 बजे सर्जरी स्टार्ट करी थी, तो एक टीम डोनर मतलब जो हाथ दे रहा है और एक रिसिपेंट जिसमें हाथ लगाने हैं, तो एक तरह से 4 टीमें काम कर रही थी। जो रिसिपेंट को तैयार कर रहे थे, एक एक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया जा रहा था कि किस लेवल पे, कहाँ पे क्वालिटी अच्छी है, किस जगह पे जोड़ा जाएगा। ये मैसेज डोनर टीम के पास जाता रहता है, वो उसी हिसाब से अंग को उसी जगह से काट के अलग करते हैं शरीर से। जब जो रिसिपेंट साइड पर बोलता है कि अब हम तैयार हैं, तभी खून का दौरा वहाँ पे रोका जाता है डोनर साइड पे और हाथ लेके आए जाते हैं इधर, और उसी हिसाब से काफ़ी नसें जोड़नी पड़ती हैं। मतलब खून की नसें हैं, नर्व्स कहते हैं, मांसपेशियाँ रहती हैं, सबको एक एक करके जोड़ना पड़ता है, इसीलिए काफ़ी लंबी सर्जरी रहती है और इसको माइक्रोस्कोप में, मैग्नीफिकेशन में और काफ़ी सावधानी से करना पड़ता है, स्टडी करके। और सर, जैसे कि जो रिसिपेंट है, जो ऑर्गन पाने वाला शख्स है, उसका टेम्परेचर अलग होगा, जो शख्स गुजर गया है उसका टेम्परेचर अलग, क्या उसमें भी कुछ वेरिएशन होते हैं? नहीं, टेम्परेचर तो देखो सेम रहता है। अंग जब आप निकालते हैं शरीर से तब उसको एकदम ठंडा करना पड़ता है, क्योंकि अगर उस समय अगर 36 टेम्परेचर मेंटेन करेंगे कटे हुए अंग में, तो बहुत जल्दी मेटाबॉलिज्म चलता है, मतलब वो ग्लूकोज सब खत्म होने लगता है वहाँ पे। इसीलिए उसको एकदम आइस कोल्ड पानी से, उसके हमारा एक अलग से सॉल्यूशन आता है, यूवी सॉल्यूशन कहते हैं, उसको डालना पड़ता है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन सॉल्यूशन होता है, जो कि हर एक जैसे लीवर है, किडनी है, सबको उसे फ्लश करना पड़ता है। तो उससे क्या है कि सारा ब्लड भी निकल जाता है अंदर से बाहर और उसको न्यूट्रिशन मिल जाती है ऑर्गन को, जब तक आप उसको प्रत्यारोपित करते हैं वहाँ पे दूसरे रिसिपेंट पे, जब खून का दौरा चालू होता है उससे पहले। इसलिए हमें हमारे पास 6 घंटे का टाइम होता है। अगर आप टेम्परेचर डाउन नहीं करेंगे तो ये 6 घंटे का टाइम एकदम 2 घंटे पे आ जाता है, क्योंकि वो एकदम टिश्यू मरना चालू हो जाते हैं। इसीलिए एकदम उसको आइस के ऊपर ही रखना पड़ता है, डिसेक्शन भी आइस के ऊपर करना पड़ता है, और उसमें ठंडा मैंने बताया फ्लूइड जो रहता है, स्पेशल फ्लूइड जो बहुत कॉस्टली फ्लूइड, वो चलता रहता है उसके अंदर, ताकि वो आपके हाथ एकदम फ्रेश रहें। तो जब आपने सर्जरी परफॉर्म करना शुरू किया, जिस तरह से नर्व बाय नर्व आप लोग मैच करते गए, वो प्रोसीजर आपका बिल्कुल स्मूथ चलता रहा या उसमें भी परेशानी आती रही? नहीं, वो हमारा स्मूथ चल रहा था, बिकॉज हम सब भी एक्सपीरियंस माइक्रो सर्जन्स है। जैसे मैंने बताया कि ये तो ट्रांसप्लांट है, हम लोग रीइम्प्लांट्स भी बहुत करते हैं। जैसे सेम आदमी का अंग अगर कट गया, बाय चांस गलती से कुछ कट गया, तलवार से, मशीन में कट गया, तो वो भी हम जोड़ते हैं। तो हम यानी आपने ऐसे हाथ जोड़ने वाले जो ऑपरेशन सर्जरीज हैं वो पहले कई बार किए? हमने उंगली, हाथ, कलाई पे, एल्बो लेवल, बहुत सारे हाथ प्रत्यारोपित किए हुए हैं। दोनों हाथों का पहली बार? दोनों हाथों का पहली बार किया है, और ये ट्रांसप्लांट था दूसरे आदमी के। तो इसमें जैसे इन्होंने बताया कि इम्यूनोसप्रेशन, उसमें मेडिकल, इन पेशेंट में मेडिकल कॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोसप्रेशन है, वो मैच करेगा नहीं करेगा, रिजेक्ट तो नहीं हो जाएंगे हाथ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें। सर, जिस तरह से हमने चैलेंजेस की बात करी है, मेरे पसीने छूट गए ये सब सुन के, लेकिन आप लोग 12 घंटे तक लगातार ऑपरेशन सर्जरी परफॉर्म करते रहे, कितना डिफ़िकल्ट आप लोगों के लिए था? देखिए, डिफ़िकल्ट, मैं डॉक्टर एस गंभीर, सीनियर प्लास्टिक सर्जन गंगाराम हॉस्पिटल। देखो, चैलेंजेस इसमें बहुत सारे हैं। कोई भी सर्जरी, इस तरह की कोई सर्जरीज होती है, टीम एफर्ट पूरा चाहिए कि आपको टीम को सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन पूरा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम फ्रेम बहुत कम होता है। जब एक ऑर्गन को निकाला जाता है और दूसरे ऑर्गन में दूसरे हाथ में दूसरे को लगाया जाता है, तो हमारे पास टाइम फ्रेम बहुत कम है। खासकर हम लोग सब टीम एफर्ट में पूरा सब टीम एफर्ट में सारा काम हुआ है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कैसे निकाल रहे हैं और उसे कैसे मेंटेन कर रहे हैं और कितनी देर में उसको लगा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस इसके अंदर यही है, ठीक है। बाकी जहाँ तक जोड़ने का सवाल है, नसों को जोड़ने का सवाल है, वो हम लोग रूटीनली पहले से भी करते आते हैं, क्योंकि हम लोग पेशेंट्स रीइम्प्लांट्स हम लोग पहले से ही करते हैं। तो दैट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, बट चैलेंजेस ये रहता है, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग को हमारी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम जोड़ रहे हैं, हम किस लेवल पर उसको जोड़ रहे हैं, और पेशेंट का जो डोनर है उसके किस लेवल से निकाला जाएगा।
तो ये प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं, दूसरी है पेशेंट को रिजेक्शन का, कि दूसरे का ऑर्गन लग रहा है, दूसरे का हाथ लग रहा है, बॉडी एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, इमीडिएट रिजेक्शन होगा, एक्यूट होगा, लेट होगा, ये सब चीज़ों को मॉनिटर करना पड़ता है इन केसेस के लिए। तभी पेशेंट को यहाँ पे 1 महीना रखा, हर साल मॉनिटरिंग चल रही थी, कोई दिक्कत ना आए, सारे उसके सारे इम्यूनोसप्रेशन लेवल सारे कंट्रोल में आ जाएँ, कि मिनिमम डोजेस पे आ जाए, तब उसको डिस्चार्ज किया जाए। सर जैसे कि बताया सर ने कि कई बार उसे स्टडी करना होता है, काफ़ी लंबा मॉनिटरिंग पीरियड रहता है। फ़िलहाल जो मॉनिटरिंग है वो कहाँ तक पहुँच गई है और कहाँ तक वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? देखिए, मैं डॉक्टर अनुभव गुप्ता हूँ, सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और वाइस चेयरमैन सर गंगाराम हॉस्पिटल। बेसिकली क्या है कि हमें एक लेवल मेंटेन करना होता है इम्यूनो सप्रेशन का, जिसको हम टैक लेवल बोलते हैं। जो कोई भी हम प्रत्यारोपण करेंगे तो बॉडी उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, तो एक टैक्रोलिमस का एक लेवल हमें मेंटेन करना होता है, जो नॉर्मली जैसे लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट्स अराउंड 10, 11, 12 के आसपास रखते हैं। इस केसेस में हमें ज़्यादा रखना पड़ता है, लगभग 15 के आसपास। तो अभी इन पेशेंट का थोड़ा और हाई हमने रखा हुआ है कि कहीं कोई रिजेक्शन ना हो, क्योंकि शुरू का 1-2 महीना बड़ा क्रिटिकल होता है। तो इसमें एक बार ये बॉडी थोड़ा सा एक्सेप्ट कर ले तो धीरे धीरे जो स्टेरॉइड्स है, टैक्रोलिमस है, और जो दवाइयाँ हैं वो धीरे धीरे कम कर देते हैं। अल्टीमेटली हमारा एम ये रहता है कि वो 1 या 2 गोली दिन की ले, और वो लाइफ लॉन्ग उसको वो गोली लेनी पड़ेगी, और वो उसके जो इम्यूनो सप्रेसेंट है उसके जो ऑर्गन को एक्सेप्ट करके रखेगा। और इन द मीन टाइम जो हमने नर्व्स इसमें जोड़ी हैं उनका रीजनरेशन स्टार्ट होगा और फंक्शनैलिटी आएगी। अभी तो जैसे एल्बो चल रही हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग विद इन 9 months to 1 year इसके हैंड की फिंगर्स और रिस्ट का, सबसे पहले रिस्ट का मूवमेंट एक्सटेंशन आने की चांसेस हैं, उसके बाद फिर फ्लेक्शन आएगा। तो इस तरह इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। उत्तर भारत में ये पहली हैंड ट्रांसप्लांट बायलैटरल सर्जरी है, लेकिन इससे पहले भारत में और भी ऐसी सर्जरीज हुई हैं। तो अगर उनके पास्ट की बात करें तो वो कैसी रही हैं सर? उसमें पेशेंट्स ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, और उन्हीं लोगों से हम लोग इंस्पायर हुए हैं। जैसे साउथ में कोचीन में जो सबसे पहला सेंटर है, दे हैव डन एक्सेलेंट वर्क, एंड उन्हीं से उनके जो गलतियां थी उनके जो दे हैव पब्लिश्ड इट एंड वी हैव लर्नड एंड वी हैव इम्प्रूव्ड। सिमिलरली अब हमने जब किया है, वी विल आल्सो पब्लिश दिस एंड आवर एक्सपीरियंस विल हेल्प अदर्स टू लर्न एंड इम्प्रूव देमसेल्व्स। इस दौरान जैसे आपने बताया कि आप लिखेंगे इस बारे में, बाकायदा पूरी डॉक्यूमेंट्री, आप डॉक्यूमेंटेशन कहीं ना कहीं देंगे, क्या कोई ऐसी गलती है जो आके परफॉर्म हो तो उसमें अवॉइड करें, या कुछ ऐसी बात जो आपको लगता है कि बेहतर हो सकती थी? नहीं, ऐसा बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग हैज़ बीन वेरी स्मूथ। तो बस यही है कि हम लोग को और सेंसिटिव होना पड़ेगा कि हम जो अगर रिजेक्शन होता है तो उसमें हम रिलेटिव्स को अच्छे से समझा दें, और जब हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो हम कितना अच्छा कम्युनिकेशन उसके रिलेटिव्स को दे पाएँ कि कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आती है तो तुरंत वो एक्शन ले। हम यहाँ पर अस्पताल में तो सब कुछ देख रहे थे, बट नाउ द डिफ़िकल्ट टाइम स्टार्ट्स, क्योंकि अब वो पेशेंट घर जा रहे हैं, हम लोग होंगे नहीं उनके पास। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी दवाइयाँ टाइम पे लें, अपने हाथ को देखते रहें, कहीं भी कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आए तुरंत हमको वापस रिवर्ट करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिलेटिव्स को अच्छे से कम्युनिकेशन दे के समझा के कि क्या ब्रीफ करके क्या देखना है, और हमें भी अभी बाहर से भी मॉनिटर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत एक्शन लें। प्रॉब्लम रिजेक्शन की ही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर बियॉन्ड द टेक्निकल इशूज़ नाउ, द ओनली प्रॉब्लम इज़ रिजेक्शन। जैसे कि सर ने कहा रिजेक्शन की अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो ऐसे में किस तरह से परिवार को ब्रीफ किया गया है और उन्हें क्या फ़िलहाल बताया गया है, कितने वक्त में उन्हें अस्पताल आने की हिदायत दी गई? मैं डॉक्टर निखिल झुंझुनवाला हूँ, मैं हैंड सर्जन हूँ संग गंगाराम हॉस्पिटल में। हमने पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट, उनकी बेटी जो है चंदा, उनको हमने सबसे समझाया। यहाँ पे भी हमने पिछले 1 हफ्ते से यही कोशिश किया है कि वही इनकी सारी देखभाल करें। हम जाके बस वहाँ देखते थे वो कैसे देखभाल कर रही हैं। तो जब भी वो इनकी रोज़ नहलाएंगे, इनके हाथ में तेल लगाएंगे जो भी, और पट्टियाँ करेंगे, तो कभी भी हाँ कहीं पे भी इनको स्किन में कोई भी लालपन्ना दिखे, कहीं पे भी इन्फेक्शन का कोई चांसेस, कोई भी इन्फ्लेमेशन, कोई भी साइंस ऑफ रिजेक्शन बेसिकली दिखता है, तो उस तुरंत हमारे पास आएंगे अस्पताल, ताकि हम इनकी दवाइयाँ उस हिसाब से एडजस्ट कर पाए। जो सर ने आपको बताया टैक लेवल हमें मॉनिटर करना होता है, वो हम हर हफ्ते एक बार इनको सोमवार को बुला के इनका टैक लेवल मॉनिटर करेंगे और खुद एक बार ड्रेसिंग देखेंगे। अभी शुरुआत में अगले 6 महीने तक इनको हम हर हफ्ते देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इस ड्यूरेशन को बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे कि आप मेंशन कर रहे थे कि उसमें ऑयल लगाने को भी बोला गया है, तो क्या क्या अब उन्हें बताया गया है कि जो आगे फॉलो करना है उन्हें दवाइयों के अलावा? दवाइयों के अलावा देखिए ये कि उनको अपने हाथ को रोज़ धोना है, जैसे हम नहाते हैं वैसे नहलाना है, हाथों पे तेल लगाना है, गर्म पट्टी होती है इसको लगा के रखना है ताकि हाथ में स्वेलिंग ना आए, और कहीं भी बाहर जाए, पब्लिक में जाए तो मास्क पहन के जाना है, अपने आप को बचाना है, क्राउड में नहीं जाना है जी, कोई भी इन्फेक्शन से अपने आप को बचाव करनी है। जिस तरह से
पूरी सर्जरी परफॉर्म हुई है, अपने आप में मिसाल कायम करने वाली है। बहुत लंबा टाइम लगा आपको ये सर्जरी करने में। अब जब फाइनल आउटकम आप देख रहे हैं, क्या कुछ आपके मन में चला? मैं डॉक्टर गौरव हूँ, सीनियर रेजिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी सर गंगाराम हॉस्पिटल। अब जो हमारा सबसे मुश्किल समय था, जो पहला 1 महीना जिसमें रिजेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं और टेक्निकल इश्यूज़ आने के चांसेस रहते हैं, वो हम पार कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ इनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है। हमें ये देखना है कि ये सही से फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, ये कोई और इन्फेक्शन तो नहीं पकड़ पा रहे, और जो इनकी ग्रोथ है नर्व्स की, जो जिससे ये अपनी उंगलियां चला पाएंगे, वो कैसे किस रेट पे बढ़ रही है, सो दैट ये अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाएँ आगे जाके। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, वो तमाम डॉक्टर्स की टीम जिन्होंने उत्तर भारत का पहला बायलैटरल हैंड सर्जरी ट्रांसप्लांट जो है वो परफॉर्म किया। बेहद सफल ये पूरी सर्जरी रही और उसके बाद पेशेंट अब आपको नज़र आएंगे, मौजूद हैं। अभी मॉनिटरिंग उनकी चल रही है, लेकिन आज उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बेहद खुश पेशेंट का परिवार, डोनर्स के परिवार से भी हमने बात करी। बेहद गौरवान्वित करने वाला और भावुक करने वाला क्षण उनके लिए भी। हमारा भी इंतज़ार रहेगा कि पेशेंट बाहर आएँ और उनकी बात भी हम आप तक पहुंचाएं और प्रेरित करें उन तमाम लोगों को जो चाहते हैं ऑर्गन डोनेट करना। कहते हैं डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं। कई मौक़ों पर डॉक्टरी और साइंस ने इस बात को सिद्ध भी किया है। आज भी ऐसा ही मौका है जब सर गंगाराम अस्पताल में उत्तर भारत का पहला हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी बायलैटरल जो है वो परफॉर्म किया गया और सफल भी हुआ। इस वक्त तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ सर गंगाराम अस्पताल के अंदर से। उन पेशेंट की आप तस्वीरें देख रहे हैं, राजकुमार जी जो कि रेसिपेंट हैं, जिनके हाथ वो गवा चुके थे। दोनों हाथों की अब सर्जरी की गई है और दोनों हाथ अब उन्हें मीना जी के मिले हैं। तस्वीरों में आपको राजकुमार जी नज़र आएंगे। बेहद भावुक करने वाला क्षण ये दोनों परिवारों के लिए है, लेकिन प्रेरणा भी उन तमाम लोगों के लिए है कि वो ऑर्गन जो अपने मृत्यु के बाद वो डोनेट करें। ये कहीं ना कहीं इस कहानी से आपको प्रेरणा मिलती है, समझ आएगा। हम जानना चाहेंगे, अगर राजकुमार जी बात करते हैं और अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप बात करना चाहेंगे सर, कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, जिसको अंगदान करना है अंगदान कर सकते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि गंगाराम में इतना बड़ा मतलब हाथ लग सकता, दोनों हाथ लग सकता, हम सोच भी नहीं सकते थे। बाकी मेरा हाथ लग गया, मैं बहुत खुश हूँ। डॉक्टरों को धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़ा काम हो गया, चमत्कार हो गया। ये तो मैं जीवन अपना खो दिया था, बाकी नया जिंदगी शुरू हो गई मेरी। राजकुमार जी, एक हादसे के दौरान आपने करीबन 3-4 साल पहले अपने दोनों हाथ खो दिए, लेकिन अब जब आप अपने हाथ देख रहे हैं, दोनों नए हाथ आ गए हैं, अब आपका क्या रिएक्शन है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? क्या हाथों में अभी हरकत है? हरकत है, आगे हम कर सकते हैं अपने, हाँ अपने आप कर सकते हैं सब। हाँ, परिवार के लिए बहुत ज़्यादा भावुक होने वाला क्षण है। हम मीना जी के परिवार से भी मिले, आपके बेटे से भी हमारी बात हुई। सबकी आंखों में आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं। आप भी हमें भावुक दिख रहे हैं। जिन्होंने हाथ मुझे दिया है उनका पूरे परिवार का धन्यवाद करता हूँ कि उनका शुक्रगुजार हूँ मैं कि मेरे को नया जीवन दान दिया है। इस दौरान कभी राजकुमार जी डर लगा कि ऐसी सर्जरी नहीं करानी चाहिए या दर्द होगा, या ऐसे कोई दिमाग में बात आई? ऐसे तो कुछ नहीं आई, हाँ ऐसे कुछ नहीं। हम जिंदगी खो दिए थे कि हमारा अब हो नहीं सकता कुछ। बाकी ये तो नई उम्मीद जग गई कि गंगाराम में हमारा इतना बड़ा सर्जरी, दोनों हाथ लग गया। अब मैं बहुत खुश हूँ कि आगे चल के हम कुछ कर सकते हैं। अंगदान तो सबको करना चाहिए, हाँ सबको करना चाहिए अंगदान। अब आप जब आपके हाथ पूरी तरह से चलने लगेंगे, कौन कौन से वो काम हैं जो आप चाहते थे कि आप करें, जो आप नहीं कर पा रहे थे इन सालों में? जो पेंट का काम है हम खुद करेंगे, हाँ जो काम है हम कर लेंगे। हाँ,
देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये सर्जरी सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स द्वारा की गई। राजकुमार जी जो कि पेंटर के तौर पर काम करते थे, एक हादसे में उनके दोनों हाथ चले गए, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब बायलैटरल हैंड सर्जरी में दोनों हाथ ट्रांसप्लांट होकर उनके लगाए गए हैं। फिलहाल उनकी मॉनिटरिंग चल रही है। एल्बो के नीचे का हिस्सा रिस्पॉन्ड कर रहा है। करीबन 9 महीने का वक्त डॉक्टर्स द्वारा बताया गया है जब तक उनकी उंगलियां भी रिस्पॉन्ड करने लगेंगी और वो पहले की तरह सारे काम कर पाएंगे। जाहिर तौर पर ये अंगदान के लिए बेहद प्रेरणादायक कहानी है और तमाम ABP न्यूज़ के दर्शकों से भी हम दरख्वास्त करेंगे कि आप अंगदान करने के बारे में विचार ज़रूर करें।